हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे और इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स देखेंगे, क्या क्या निकल के आते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिफाइन करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं या फिर जूल्स लॉ बोलते हैं। इसको जूल्स लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाई जूल्स के द्वारा दिया गया था। साइंटिस्ट थे जूल थॉमसन। ठीक है, तो उनके द्वारा ये लॉ हमको दिया गया था कि ये प्रूव करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किसी भी साइकिल के लिए। ओके, तो जैसे कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें जो उसकी टोटल जो एनर्जी होगी, एनर्जी हीट इंटरेक्शन इक्वल होगा उसके वर्क इंटरेक्शन के। ठीक है, साइक्लिक वर्क के। ठीक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है ये सब हम डिफरेंट तरीके के प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग एनालाइज करके देखेंगे। और मेनली जूल्स लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, लेकिन किसी प्रोसेस के लिए क्या होता है वो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, जो मोस्टली यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ। इसके कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हैं क्या है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ, तो अब ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग क्या है, इसके रिजल्ट्स जो हैं फर्स्ट लॉ के थ्रू हम लोग डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल के लाए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो है हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। ये फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। क्या है? हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। हमारा जो हीट है वो पाथ फंक्शन है, ये फर्स्ट लॉ के थ्रू हम लोग देखेंगे। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एक कोई प्रोसेस है, पीवी डायग्राम पे हम लोग करवा रहे हैं। पीवी डायग्राम है, यहाँ पर एक प्रोसेस है ये। ठीक है, वन पोजीशन से हम टू पोजीशन पे गए, वन स्टेज से टू स्टेट पर गए और एक पाथ को हमने फॉलो किया ए को। अब लेकिन अब हमको साइक्लिक वर्क चाहिए, हम तभी अप्लाई कर पाएंगे फर्स्ट लॉ को। ठीक है, तो हमने ये किया दूसरा प्रोसेस, तब वन पे पहुंच गए। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इस प्रोसेस को हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, वन से टू पे पहुंच गए, लेकिन इस पाथ को फॉलो करते हुए गए वन से टू, लेकिन अब दूसरे पाथ से भी जा सकते हैं हम लोग। एक जैसे यहाँ से हमने दूसरा पाथ एक बनाया, ठीक है, जिसको हमने दे दिया प्रोसेस को नाम सी। ठीक है, प्रोसेस सी। अब हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं फॉर साइकिल के लिए एनर्जी बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, फॉर साइकिल अलग अलग बैलेंस कर लेते हैं। जैसे वन से ए गए और ए से टू गए, टू से बी गए और बी से वन आ गए, ये साइकिल है हमारा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। एनर्जी यहाँ से हीट हमने सपोज करिए ऐड की। ओके, हीट ऐड की या एक्सट्रैक्ट की, वो तो डिपेंड करता है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या होगा, हीट डी क्यू जो भी हमने उसमें लगाई है, A1 A2 प्रोसेस में, प्लस डेल क्यू कहो या फिर डी नॉट कहो, मीनिंग सेम है, टू बी वन हो जाएगा, डी क्यू 2B1। ओके, अब इसके बाद वर्क देखेंगे, वो इक्वल होगा किसके, टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक, तो 1A2। ओके, अब इसको वैसे हम डी अभी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम प्रूफ कर रहे हैं ना, हीट इज अ पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो ये हम शुरू से ही वैसा हैबिट में है हमारे, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया, तो वैसे हम डी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा लिखना भी गलत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक प्रोसेस के लिए हो गया, अब दूसरे प्रोसेस के लिए क्या होगा, DW2B1 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन फॉर साइकिल 1A2, फिर 2 से C1, सी के थ्रू हम आएंगे इस बारी, तब देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DQ1A2 प्लस DQ2C1। ओके, अब इसी तरीके से वर्ग के लिए हो जाएगा 1A2 प्लस DW2 2C1। ओके,
2C1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्रोसेस 2 हो गया, सेकंड प्रोसेस हो गया। तो अब इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग 1 को 2 से तब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो चले जाएंगे, क्या बचेगा, dQ2B1 माइनस का dQ2C1। ओके, ये सेम प्रोसेस थे तो सेम होगी हीट इंटरेक्शन, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया इधर। इसी तरीके से वर्क भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2B1 माइनस 2C1 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब देखो यहाँ पर जो है एनालाइज करते हैं क्या, यहाँ पर हमको एक चीज़ बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क समझना है। तो आपको वर्क का मीनिंग समझ में मालूम होना चाहिए, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो तो ज़रूर फॉलो किए होंगे, उनमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द एग्जैक्टली वर्क। वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया किसका ज़्यादा है, बी प्रोसेस का ज़्यादा है या फिर सी का, तो सी का वर्क जो ज़्यादा है D2C1 इज ग्रेटर देन D2B1। ओके, ये ग्रेटर है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है और ये लेस है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं नॉट इक्वल है। कुल मिला के ये इक्वल वर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ओके, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्वांटिटी सेम नहीं है। ठीक है, ये जब नहीं इक्वल है, तो अब ये जब इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि dQ2B1 नॉट इक्विवेलेंट टू dQ2C1। ओके, जब यहाँ पर dQ2C1 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, 2B1 इज नॉट इक्विवेलेंट टू W2C1। ओके, तो अब इससे ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हीट भी नहीं इक्वल है दो प्रोसेस के बीच में अलग अलग पाथ फॉलो करने पे, तो ये क्या है, इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड करती है। जबकि दोनों पॉइंट इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है दोनों केसेस में, बट क्या है, पाथ डिफरेंट है, पाथ इनके डिफरेंट हैं। तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है, जिस प्रकार से वर्क नहीं है इक्वल डिफरेंट पाथ होने की वजह से। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हीट जो है हमारी, हीट इज अ पाथ फंक्शन। ये हमको कैसे मालूम चला, बाय द हेल्प ऑफ रिजल्ट को देखते हैं। अब तक हमको ये मालूम चल चुका है कि हीट इज अ पाथ फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन। और पाथ फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, हीट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो अब ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग डी क्यू नहीं बल्कि हम लोग डी नॉट या फिर डेल ऑपरेटर का यूज करेंगे क्यू के साथ। ओके, क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, तो ये हमको हीट के बारे में पता चला बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो है एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। फर्स्ट लॉ बताता है एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अभी जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसको यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, dQ2B1 माइनस dQ2C1 इज इक्विवेलेंट टू dW2B1 माइनस dW2C1। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इनको वन साइड ले लेते हैं, एक ही पाथ प्रोसेस के जो भी टर्म हैं। D2B1 वर्क आया इधर तो माइनस हो जाएगा, dW2B1 इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस dQ2C1। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक प्रोसेस के लिए हो गया dQ माइनस dW2B1 इक्वल्स टू dQ
माइनस dW, ओके, 2C1, ओके। मीन्स क्या है, अब यहाँ से हमको देखने को मिलता है क्या, अब उसी डायग्राम पे हम लोग देखते हैं फिर से, जो हमने बनाया हुआ था फिगर, क्या था वो, ये है 1 से 2 और ये फिर 2 से 1 बी के थ्रू और सी के थ्रू हम लोग गए थे। ये सी है और ये बी है, बी प्रोसेस है और ये है ए। तो देखिए ये एक अलग साइकिल है, 1 से 2 गए हम, और फिर इसके बाद एक दूसरा साइकिल है जब 2 से गए, 2 से सी के द्वारा गए हम लोग 1 पे, ठीक है। तो ये अलग साइकिल है, बट इनके दोनों के चेंजेस इक्वल हैं। दैट मीन्स क्या है, ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं, इनके फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है दोनों के केस में, तो दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी है। और ये जो भी किसी भी सिस्टम में जैसे कि हम हीट ऐड कर रहे हैं और वर्क ले रहे हैं, तो उसके डिफरेंस को क्या कहेंगे, dQ माइनस dW जो होगा उसमें क्या होगा, देखो जो हमने हीट ऐड की, जो भी dQ किया हमने, वो dW के रूप में पूरा पूरा तो नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ dE उसके एनर्जी स्टोर होगी ना उसके अंदर। बैलेंस यहाँ से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आने वाली बराबर जाने वाली, तो इसमें जा कौन कौन सी रहे, इंटर कौन सी हो रही है, dQ इक्वल्स टू dE इसमें स्टोर हो रही है जो, और डेल W जो हमको मिल रहा है, निकल रहा है, ठीक है, इतना होगा, ठीक। तो अब इसको हम dE लिख सकते हैं ना, डेल Q माइनस डेल W को हम लोग लिख सकते हैं ना dE। तो अब यहाँ पर हम लोग ये मेंशन कर देते हैं dQ माइनस W, या फिर हम ये डेल ऑपरेटर यूज करें, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मैं कई बार ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ, या फिर ये यूज़ करें, बोथ आर सेम, ये इक्वल किसके होगा, चेंज इन एनर्जी के, ठीक है, किसी भी सिस्टम के। तो अब ये जो है ये dE है, एनर्जी ही है एक साइकिल की और एक प्रोसेस की और ये दूसरे प्रोसेस की, ठीक है, और दोनों पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं, पाथ पे नहीं, जबकि डिफरेंट पाथ हैं, लेकिन ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से इक्वल हैं। दैट मीन्स क्या है कि एनर्जी जो है हमारी किसी भी सिस्टम की, वो पाथ प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है और प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये यहाँ से डिफाइन हो रहा है, और हम इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं। तो जो भी हमारी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं हम, तो उसके द्वारा ये फाइंड आउट होता है ना, ठीक है, डी क्यू हमने इन किया उसमें, तो अब हमको मिलेगा क्या, और उसमें क्या स्टोर होगा, टोटल एनर्जी बराबर होगी ना। तो इस हिसाब से ये भी उसी को ये डिफाइन करता है जो साइक्लिक हीट इक्वल्स टू साइक्लिक वर्क के इक्वल था, क्योंकि साइकिल के केस में ये जो डी होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, टोटल चेंज इन एनर्जी इन केस ऑफ साइक्लिक साइकिल वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये भी है, ठीक। अब ये वैलिड किस किस के लिए है, प्रोसेस और साइकिल दोनों के लिए वैलिड है, प्रोसेस के लिए ये वैलिड हो जाता है और साइकिल के लिए ये वैलिड हो जाता है। इसको और हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी नॉट डब्ल्यू, ओके, ये हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग डी ई की जगह पे अगर हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डी डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल जो बचेगी एनर्जी, अगर ये दोनों जीरो हैं तो वो हो जाती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, ये फर्स्ट लॉ फिर हमारा ऐसा हो जाता है, ठीक। मीन्स ये है कि डी ई जो होता है वो समीशन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी दोनों का समीशन होता है, जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है। मीन्स सेंसिबल हीट हो गई, लेटेंट हीट हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एक्सेट्रा, जो भी मैंने एनर्जी टॉपिक में मैंने डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये वैलिड होता है साइकिल और प्रोसेस दोनों के लिए। साइकिल के लिए ये हो जाता है क्योंकि टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो होता है साइकिल के लिए, ठीक। आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके दो रिजल्ट्स, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी एंड हीट इज अ पाथ फंक्शन, ये समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट दो रिजल्ट्स और उसके समझने हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। क्या एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट, ये देखना है। तो सपोज करो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसमें क्या है, हमें मालूम है आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफ़र हो सकता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है थर्मोप्लास्ट का, या फिर हम यूनिवर्स को ले लेते हैं, यूनिवर्स को,
ठीक है, यूनिवर्स को ले लेते हैं तो उसमें ना ही हम एनर्जी ऐड कर सकते हैं और ना ही उससे एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं और ना ही मास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही नहीं कर सकते हैं, ठीक, किसी भी हालत में। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र में हम दो ट्रांजिट फॉर्म में एनर्जी जानते हैं, जैसे कि ये हीट एनर्जी भी नहीं ट्रांसमिट हो सकती है और ना ही वर्क ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जब ये नहीं हो सकता तो उसके हिसाब से हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं इस पर, तो क्या होगा, डी यू या फिर डी ई डेल डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब ये भी ट्रांसमिट नहीं हो सकता तो जीरो हो गया, इसका भी इंटरेक्शन जीरो है, तो क्या हो गया, डी ई इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स क्या है, इसका डिफरेंशियल जीरो है, मीन्स एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमको यहाँ से मिलता है पता, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं PMM1 के विषय में। PMM1 क्या होता है, बेसिकली ये फोर्थ रिजल्ट है फर्स्ट लॉ का, ये फोर्थ रिजल्ट है फर्स्ट लॉ का। ये क्या बताता है, हमारा परपेचुअल मोशन मशीन, PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन हम इसको बोलते हैं। आप फर्स्ट काइंड की परपेचुअल मोशन मशीन होती है, ठीक है। अब ये क्या बताता है, कोई सपोज करो एक मशीन ऐसी डिवाइस बनाना जो हमको कंटिन्यूअसली वर्क दे विदाउट एनी एनर्जी इनपुट, एनर्जी बिना सप्लाई किए हमको कोई भी ऐसी डिवाइस बनाओ जो हमको वर्क दे, ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है, PMM1 इम्पॉसिबल है, ऐसा नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कि हम बिना हीट इंटरेक्शन के या यहाँ से कोई एनर्जी दें या कोई हीट यहाँ से ना दें, Q इज इक्वल टू जीरो करें हीट इंटरेक्शन और वो हमको वर्क आउटपुट दे, दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफर द वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एनर्जी सप्लाई, ठीक है, ये PMM1 कहती है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक। तो आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।